जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 31 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम में। तो सिक्किम में अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन पूर्वी सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना की तकनीकी क्षमता और युद्ध कौशल का परीक्षण करना। इस अभ्यास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और सेंसर टू शूटर क्षमताओं का परीक्षण किया गया है। चलिए कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुई हैं। जैसे सिम्बेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन भारत सिंगापुर के बीच हुआ है। प्रचंड शक्ति अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया गया था और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? मेरठ में किया गया था। नोमोडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन भारत मंगोलिया के बीच हुआ है। शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत फ्रांस के बीच हुआ है। टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हुआ है। आपको ये याद रखना है कि 2025 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। तीस्ता प्रहार अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। इंद्र अभ्यास का आयोजन भारत रसिया के बीच हुआ है और प्रचंड प्रहार अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये है 2025 के प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का छठवां सबसे बड़ा भूकंप किस देश में आया है? तो ये रूस में आया है। कहां पर आया है दोस्तों? रूस में। अब यहां पर आप मैप देखिएगा, ये है रूस, ये है चाइना, ये है जापान, ये है अमेरिका और यहां पर रूस का एक स्थान है जिसका नाम है कामचटका। तो यहीं पर आया है ये भूकंप। ठीक है, तो इसकी जो तीव्रता थी वो 8.8 की तीव्रता थी। इस प्रकार से ये दुनिया का छठवां सबसे बड़ा भूकंप है। अब दोस्तों भूकंप आने के बाद जापान, चाइना, अमेरिका और यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि भूकंप बहुत ही तेज था, 8.8 की तीव्रता का था। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में सुनामी का जो डर है वो बढ़ गया है, यानी कि आने वाले समय में यहाँ पर सुनामी आ सकती है। दोस्तों चलिए अब हम दुनिया के छठवें सबसे बड़े भूकंप के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये कहाँ पर आया है? कामचटका नामक स्थान पर, जो कि रूस में है। और ये कब आया है? 30 जुलाई 2025 को सुबह 4:54 पर। इसकी जो तीव्रता थी वो थी 8.8 रिक्टर स्केल पर और ये कितनी गहराई पर आया था? 19.3 किलोमीटर की गहराई पर। इसकी विशेषता ये है कि यह दुनिया का छठवां सबसे शक्तिशाली भूकंप माना गया है। इस भूकंप के कारण जापान, अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, फिलीपींस सहित 12 देशों में सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। दोस्तों जो कामचटका नामक क्षेत्र है यहाँ पर 1952 में भी 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था, यानी कि यहाँ पर दूसरी बार सबसे बड़ा भूकंप आया है। दुनिया के 5 सबसे बड़े भूकंप के बारे में बात करें तो चिली में आया था 1960 में 9.5 तीव्रता का। फिर अलास्का अमेरिका में आया था 1964 में 9.2 तीव्रता का। और फिर सुमात्रा इंडोनेशिया में आया था 2004 में 9.1 तीव्रता का। और फिर तोहोकू जापान में आया था 2011 में 9.1 तीव्रता का। और कामचटका रूस में आया था 1952 में 9 तीव्रता का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े भूकंप यानी अर्थक्वेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आपको याद रखना है। तो भूकंप क्या है? तो पृथ्वी की सतह का अचानक कंपन करना भूकंप कहलाता है। यानी कि जब पृथ्वी की सतह अचानक कंपन करने लगती है तो ऐसी स्थिति को भूकंप बोलते हैं। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या कहलाता है? रिक्टर स्केल। भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? हाइपोसेंटर। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? हाइपोसेंटर। भूकंप की तरंगें सबसे पहले कहाँ पहुँचती हैं? तो एपी सेंटर। तो ये है हाइपोसेंटर जहाँ से ये
मतलब उत्पन्न हुआ है, और फिर ये जहाँ पर ज़मीन पर पहुँचती हैं उसे एपी सेंटर बोला जाता है। भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? एल तरंग होती है। भूकंप आने से पहले वातावरण में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेघनाद देसाई का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। मेघनाद देसाई का पूरा नाम क्या था? लॉर्ड मेघनाद देसाई। इनका जन्म 1940 में बड़ोदरा गुजरात में हुआ था, और इनकी जो नागरिकता थी वो ब्रिटिश नागरिकता थी, और ये भारतीय मूल के थे। इनका निधन हुआ है 29 जुलाई 2025 को। इन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1965 से 2003 तक प्रोफेसर के रूप में काम किया है। इसके अलावा वो 1971 में लेबर पार्टी से जुड़ गए थे। लेबर पार्टी मतलब ब्रिटेन की एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उससे वो जुड़ गए थे, और जून 1991 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी बने थे। ठीक है, तो ये जो जानकारी है मेघनाद देसाई के बारे में, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। हाल ही में कुछ प्रमुख निधन हुए हैं, चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हल्क होगन का निधन हुआ है, जो कि WWE सुपर स्टार थे। VS अच्युतानंदन का निधन हुआ है, जो कि केरल के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। एलन वर्गमैन का निधन हुआ है, जो कि ऑस्कर विजेता गीतकार थे। इसके अलावा मोहम्मदू बुहारी का निधन हुआ है, जो कि नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। बिस्मिल्लाह खान सिनबारी का निधन हुआ है, ये क्रिकेट अंपायर थे। चारूपारा रवि का निधन हुआ है, ये समाजवादी लीडर थे। पीटर रूफाई का निधन हुआ है, जो कि नाइजीरियाई फुटबॉल खिलाड़ी थे। सैफाली जरीबाला का निधन हुआ है, जो कि एक एक्ट्रेस थी। उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन हुआ है, जो कि कश्मीरी गायक थे। तो ये हाल ही में जो निधन हुए हैं, इनको आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन बनी है? तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो वर्तमान में आनंदीबेन पटेल गुजरात की गवर्नर हैं। तो उनका 6 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया है, यानी कि वो 6 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी है। आनंदीबेन पटेल के बारे में अगर हम बात करें तो इनका संबंध गुजरात राज्य से है। ये गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही हैं और गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक है, तो 2016 में इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी 2018 से 19, और फिर इसके बाद दोस्तों 2019 में 29 जुलाई 2019 में वो यूपी की राज्यपाल बनी थी। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि मोदी सरकार में 7 साल 187 दिन तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? आनंदीबेन पटेल के पास है। बाकी मोदी सरकार में अब तक कोई भी ऐसा राज्यपाल नहीं है जिसने 5 साल से ज़्यादा काम किया हो आनंदीबेन पटेल को छोड़ करके। यूपी में 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाले राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, इन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। और बैजवाड़ा गोपाल रेड्डी, ये 5 साल 60 दिन तक गवर्नर रहे हैं यूपी के। चंद्रशेखर नारायण प्रसाद सिंह 5 साल 31 दिन रहे हैं। और टीबी राजेश्वर 5 साल 19 दिन। विश्वनाथ दास राव 5 साल 14 दिन। कन्हैया मानकलाल मुंशी 5 साल 7 दिन। और राम नाईक 5 साल 7 दिन गवर्नर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, निसार उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा GSLV F-16 से। तो दोस्तों अभी हाल ही में निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? GSLV F-16 से। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों जो निसार उपग्रह है यह इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह है, यानी कि भारत और अमेरिका ने मिलकर के इस सैटेलाइट को तैयार किया है। इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। ठीक है, तो इसको आप नोट जरूर कर लें, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसको कब प्रक्षेपित किया गया है, कब लॉन्च किया गया है? 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 पर। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-16 से इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह उपग्रह कहाँ पर स्थापित किया गया है, किस कक्षा में स्थापित किया गया है? तो 743 किलोमीटर ऊंची सूर्य समकालिक कक्षा में इसको स्थापित किया गया है।
इसके लिए इसरो और नासा ने समझौता किया था, साझेदारी की थी। तो इसरो जो है वो भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो इन दोनों की साझेदारी से इस सैटेलाइट को डेवलप किया गया है। इसकी लागत बताई जा रही है 12,500 करोड़ रुपए की, यानी 1.5 अरब डॉलर की इसकी लागत बताई जा रही है। दोस्तों, जो निसार सैटेलाइट है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने, पर्यावरण अध्ययन, तटीय क्षेत्रों की निगरानी करने, जलवायु परिवर्तन का विश्लेषण करने में इसका उपयोग किया जाएगा। इसकी विशेषता ये है कि दिन रात और बादलों के बीच भी ये डेटा को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए यूट्यूब पर बैन लगाया है। यह जो नियम है यह 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा। ठीक है, तो अभी ये कानून आया है, अब 10 दिसंबर 2025 से इसे लागू किया जाएगा। यानी अब 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो यूट्यूब पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं। इससे पहले 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स ये सभी प्लेटफॉर्म बैन किए गए थे। अब यूट्यूब को भी बैन कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, कैनबरा इसकी राजधानी है। एंथनी अल्बनीज यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया की सबसे बड़ी मोगा चट्टान प्रणाली जिसे ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो पार्ट है यहाँ पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला किया है कि 7 अगस्त को हर साल सतत कृषि दिवस यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाया जाएगा। तो दोस्तों, यह दिवस हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती पर मनाया जाएगा। ठीक है, तो उनको सम्मान देने के लिए सतत कृषि दिवस महाराष्ट्र में 7 अगस्त को मनाया जाएगा। बात करते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन की, तो इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था, निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ है। उन्होंने उच्च उत्पादकता वाले गेहूं और चावल की किस्मों को डेवलप किया था। 2024 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हाल ही में घोषित किए गए कुछ नए दिवस डिस्कस करते हैं। जैसे अमेरिका की खाड़ी दिवस अमेरिका में 9 फरवरी को मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा इंडिया में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, प्रेरणा दिवस कर्नाटक में 17 मार्च को, समानता दिवस तमिलनाडु में 14 अप्रैल को और नो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के 5 वर्ष कब पूरे हुए हैं? तो 29 जुलाई 2025 को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो इसे 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था और इस नीति को बनाने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसने 1986 की शिक्षा नीति जो कि 1992 में संशोधित की गई थी उसका स्थान लिया था। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका उद्देश्य है शिक्षा को समावेशी, लचीला और बहुविषयक और रोजगारोन्मुख बनाना है। यानी कि ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जिससे रोजगार मिल सके। दोस्तों, इसके लिए एक नई संरचना बनाई गई थी 5+3+3+4। तो इसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के लिए ये संरचना बनाई गई थी। और नई शिक्षा नीति में यानी 2020 वाली जो शिक्षा नीति थी उसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए गश्ती पोत ICGS अटल कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा गोवा में। तो दोस्तों,
भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड के द्वारा गश्ती पोत ICGS अटल अभी हाल ही में गोवा में ही लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च कब किया गया है? 29 जुलाई 2025 को। और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा गोवा में लॉन्च किया गया है। और ये जो ICGS अटल है ये पूरी तरह से इंडिजीनियस है, यानी स्वदेशी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नौसेना ने विशाखापत्तनम में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कमीशन किया है। नौसेना ने रूस के किलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में बने INS तमाल यानी F-71 को अभी हाल ही में शामिल किया है। और भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्धक उतले जलपोत में से पहला अर्नाला पोत अभी हाल ही में सौंपा गया है। चेन्नई में भारत के दूसरे बहुउद्देशीय पोत के रूप में उत्कर्ष का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोमे तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना के झेजियांग प्रांत में अभी हाल ही में कोमे तूफान आया था और यह तूफान इस वर्ष का 8वां बड़ा तूफान बन गया है। चाइना की बात करें तो हर साल जुलाई से सितंबर के बीच कई तूफान यहाँ पर आते हैं और जो चाइना का तटीय क्षेत्र है उसको प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये जो कोमे तूफान आया है इससे पहले चाइना में पुलासन, विनका और इन्फा जैसे तूफान भी आए हैं। हाल ही में जो चक्रवात तूफान आए हैं चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो विफा तूफान अभी हाल ही में आया था। तो इसने दक्षिण चीन, वियतनाम और लाओस को प्रभावित किया था। इसका नामकरण थाईलैंड ने किया था और ये जुलाई 2025 में अभी आया था। रेमल तूफान ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित करने वाला तूफान था। इसका नामकरण ओमान ने किया था। ये मई 24 में आया था। असना तूफान इसने गुजरात, महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था, सितंबर 24 में आया था। यागी तूफान ने चीन, म्यांमार और वियतनाम को प्रभावित किया था। नामकरण जापान ने किया था, अक्टूबर 24 में आया था। फेंगल तूफान ने पुदुचेरी, तमिलनाडु को प्रभावित किया था। सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया था, नवंबर 24 में आया था। दाना तूफान ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। कतर ने नामकरण किया था, सितंबर 24 में यह आया था। अल्बारो तूफान ने मेडागास्कर, मोजाम्बिक को प्रभावित किया था, फरवरी 24 में आया था। मोगन तूफान ऑस्ट्रेलिया में आया था, अप्रैल 24 में। तो ये कुछ प्रमुख तूफान हैं, इनको भी नोट कर लें। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 6 मंथ के करेंट अफेयर्स और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा 12th मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर लें। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है रैनी 600। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम आतंकी हमले के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है? ऑपरेशन महादेव। रेमोना परेरा ने किस नृत्य का 170 घंटे प्रदर्शन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? भरतनाट्यम। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब लॉन्च किया है? तुर्की है। हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? जबलपुर में। महाराष्ट्र के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नापने वाटरफॉल, सिंधुदुर्ग में। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने। जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है? 2028 तक। बाघों की स्थिति पर एक नई रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व में विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? योगी आदित्यनाथ जी ने। दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है, तो वो हैं CR पाटिल। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर CR पाटिल बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, इंद्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको सभी ई बुक मिल जाएंगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल।